Hello friends, welcome to my channel. So today we'll be reading the facts for prelims for the month of April 2024. So first topic is मोहिनी आट्टम. मोहिनी आट्टम क्या होता है कि ये एक डांस फॉर्म है जो कि मतलब कि रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन. तो अभी एक पॉलिसी चेंज किया है केरला के एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन केरला कला मंडलम, जिसमें वो मेल को भी इंक्लूड करना चाहता है. तो इट इज़ मेजरली अ डांस फॉर्म फ्रॉम केरला. सो मोहिनी आट्टम के बारे में देखेंगे कि इसका नाम पड़ता है क्यों. डांस ऑफ मोहिनी एक लॉर्ड विष्णु के एक फॉर्म को बोला जाता है. ये है स्टोरी ऑफ डांस ऑफ विष्णु इन मोहिनी फॉर्म. तो ये परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा और ये सोलो होता है. इसमें जेंटल फुटवर्क होता है, नो थम्पिंग ऑफ फुट स्टेप्स, ब्यूटी एंड ग्रेस इज डोमिनेंट, द लास्य एस्पेक्ट. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें भरतनाट्यम का ग्रेस भी होता है और कथकली का विगर भी होता है. और इसका जो कस्ट्यूम होता है वो कसबू साड़ी, जो वाइट कलर साड़ी विद गोल्ड ब्रोकेट एंड घुंघरू होता है. तो हमें ये एक बात भी पता है कि संगीत नाटक एकेडमी 8 क्लासिकल डांसर्स को रिकॉग्नाइज करता है. दे आर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम. तो सेकेंड टॉपिक जो हम देख सकते हैं वो है 100 ईयर्स ऑफ वाइकोम सत्याग्रह. तो 100 ईयर्स ऑफ वाइकोम सत्याग्रह जो है वो हुआ था 1924 वाइकोम में, ट्रावनकोर में. और इसको टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स की बिगिनिंग बोला जाता है. टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स मतलब कि जहाँ पे बैकवर्ड कास्ट को मतलब कि टेम्पल में आने के लिए नहीं दिया जाता था. वहीं पे मतलब क्या हुआ कि इसी कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए और मतलब कि लोग जो ऑप्रेस क्लास को बिलोंग करते थे जैसे एजावाज, वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए थे. वाइकोम महादेवा टेम्पल में एंट्री किए थे जो कोट्टायम केरला में है. और इसमें कुछ लीडर्स थे जैसे कि टी के माधवन, केशव मेनन और फिर हमारे के केलप्पन, जिनको केरला गांधी भी बोला जाता है. फिर इसमें हम देखेंगे कि ईवी रामस्वामी जो है उन्होंने मतलब कि इसमें पेरियार उनको बोला जाता है, उनका भी लीड मूवमेंट रहा है. और जैसे कि अकाली फ्रॉम पंजाब, उन्होंने भी सपोर्ट दिया था बाय ओपनिंग अ कम्युनिटी किचन फॉर द वॉल्यूंटर्स. तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिला था. महात्मा गांधी मतलब कि आए थे, इस इशू को रिजॉल्व किए थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नारा उठाया था. तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और इसका सक्सेस यही था कि ऑप्रेस्ड कास्ट जो थे उनको राइट मिला था टू मूव ऑन द पब्लिक रोड्स इन द विसिनिटी ऑफ ऑल टेम्पल इन ट्रावनकोर. फिर हम देखते हैं और एक डांस फॉर्म कुचिपुड़ी, जिसको मतलब कि पहचान दिया जाता है संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा. ये क्लासिकल डांस है जो फीमेल डांसर करते हैं. और ये मतलब कि पहले मेल डोमिनेटेड था काफ़ी. अभी ये क्या हुआ है कि फीमेल कर रहे हैं अभी. तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है, जैसे कि हमने मोहिनीअट्टम केरला का डांस है. इसमें मतलब कि अभी हम देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंट फॉर्म्स क्या है. इसमें नृत्य है, मतलब प्योर डांस, नृत्य, एक्सप्रेशनल डांस, नाट्य, ड्रामा, नृत्य, नाट्य. फिर इसमें फुटवर्क है, ग्रेसफुल मूवमेंट्स है और सटल फेशियल एक्सप्रेशंस है. इसमें मतलब कि डांसर को गाना, मतलब कि डांसर हैज़ टू सिंग एंड लिप सिंक द लिरिक्स वाइल डांसिंग एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स फास्टर टेम्पो. फिर हम देखते हैं कि वॉल्केनिक वर्टेक्स रिंग्स, ज्योग्राफी का एक टॉपिक आ जाता है. ये मतलब कि यहाँ पे जो बताया गया है अबाउट द माउंट इतना जो कि यूरोप का सबसे लार्जेस्ट एंड एक्टिव वॉल्केनो में से एक है. ये प्रोड्यूस करता है रेयर स्मोक रिंग्स, जिसको हम वॉल्केनिक वर्टेक्स रिंग्स भी बोलते हैं. ये मतलब कि रिंग्स ऑफ गैस है जिसमें वाटर वेपर होता है प्राइमरली, और ये इमर्ज करता है फ्रॉम अ क्रेटर, एक गड्ढे जैसा होता है, पिट क्रेटर होता है वोल्केनो का, वहाँ से वो राइज करता है. तो ये दिस इज अबाउट द माउंट इतना, मोस्ट एक्टिव एंड लार्जेस्ट वोल्केनो ऑफ यूरोप. और इसमें मतलब क्या होता है कि रिंग ऑफ गैस जो वॉर्टेक्स की तरह, मतलब रिंग्स की तरह वो ऊपर उठने लगता है फ्रॉम द क्रेटर. तो ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये जो फेनोमेनन है जहाँ पे गैस रैपिडली रिलीज होता है थ्रू अ नियरली सर्कुलर वेंट फॉर्मिंग परफेक्टली सर्कुलर रिंग्स. ये पहली बार 1724 में इतना में पाया गया था. और ये मतलब जो रिंग्स है वो 10 मिनट तक उठ सकते हैं और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. ये माउंट एटना सिसिली इटली में है, एक्टिव वॉल्केनो है सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट है ऑफ द इटलीज 3 एक्टिव वॉल्केनोज और ट्वाइस द हाइट ऑफ माउंट वेसुवियस. माउंट वेसुवियस का ट्वाइस हाइट है और ये एक्टिव है.
इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन भी मिला है। फिर हम सेकंड में आएंगे जायंट रॉक वेव्स। जायंट रॉक वेव्स क्या होते हैं? जायंट रॉक वेव्स जो हैं ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। इसमें क्या हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने एक एक्सपेडिशन किया था सर्दर्न ओशन में, जहाँ पे विंड के वजह से मासिव रॉक वेव्स क्रिएट होते हैं करके पता चला। तो इसमें वेव्स के 3 डायमेंशनल इमेजेस कैप्चर किए गए और रॉक वेव्स जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स और अनप्रेडिक्टेबल वेव पैटर्न के वजह से फॉर्म होते हैं ये पता चला। सो वाटर रॉक वेव्स एग्जैक्टली दीज आर द लार्ज अनप्रेडिक्टेबल डेंजरियस ओशन वेव्स विच आर फॉर्म ड्यू टू विंड्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेव फॉर्म पैटर्न्स। तो इसमें क्या है कि इसका जो हाइट होता है वो सराउंडिंग वेव से ट्वाइस होता है। ये बहुत रेयर है, लेकिन ये ओशन लाइनर्स, शिप्स, लैंड स्ट्रक्चर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम या थ्रेट जैसे हो सकते हैं। अब फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट, फोर्थ ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट जो है ये क्या बोल रहा है कि कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो इसको किसने बताया? इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने और कोरल रीफ वॉच और कोरल रीफ इनिशिएटिव, ये दोनों मिलकर बताया कि काफ़ी ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। तो कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स होते हैं इनमें मतलब कि बेस होता है इनका, एक टेंटेकल्स होता है, नेमाटोसिस्ट होते हैं, हार्ड कोरल भी हो सकता है, सॉफ्ट कोरल भी हो सकता है। हार्ड कोरल के कैसे होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट्स इनमें होंगे। सॉफ्ट कोरल्स क्या हैं? वो हार्ड स्केलेटन से अटैच करते हैं एंड ओल्ड स्केलेटन्स जो उनके एंसेस्टर बनाते हैं उसी से अटैच कर जाते हैं। सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, हार्ड कोरल्स होते हैं। कोरल्स में नेमाटोसिस्ट, टेंटेकल्स, बेस होता है और ग्रेट बैरियर रीफ में बहुत ज़्यादा कोरल कवर्स पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रिवर जो अफेक्टेड है इस चीज़ की वजह से, एक तो जियादल रिवर, एक नोयल रिवर। जियादल रिवर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब कि यहाँ से ओरिजिन होता है। और नोयल रिवर है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, वेलियनगिरी से, जिसको साउथ कैलाश बोलते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो इनके ओरिजिन हमने देखे। जियादल रिवर में क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, नोयल रिवर में पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। ये रिवर इन न्यूज़ है। अब ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र का जियादल रिवर और नोयल रिवर है कावेरी रिवर, जिसको ज्वाइन करता है नोयल रिवर। तो यहाँ पे फ्लड्स आते हैं जियादल रिवर में और मतलब कि नॉयल रिवर क्या है कि इसको मतलब नेशनल रिवर रिस्टोरेशन फंड के थ्रू इसको रिस्टोर करने का प्रबंध जारी किया गया है। अब साथ में हम देखेंगे जीआई टैग्स ग्रांटेड टू 60 प्रोडक्ट्स। सो 60 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। इसमें है आसाम का आशारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट जो कि पोट्री है। फिर एक पानी मेतका क्राफ्ट, मतलब एक जैसे वीविंग स्ट्रॉ का जैसे बनता है, मतलब इसको डाला बोलते हैं, या वो पानी मेटा का क्राफ्ट। फिर सारतेवारी मेटल क्राफ्ट, मतलब ब्रास का जो हम थाली वगैरह देखते हैं वो। जापी मतलब कि टोपी टाइप का, जैसे आप वियतनामीज टोपी का लंबा फॉर्म, चाइनीज़ टोपी का लंबा फॉर्म जो बैम्बू और लीफ से बनता है, जिसको जापी बोलते हैं। और फिर मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, मिशिंग कम्युनिटी द्वारा जो है। फिर बिहू ढोल होता है एक, जो बिहू सेलिब्रेशन में यूज़ होता है। बोडो दोखोना, जो बोडो वुमेंस यूज़ करती हैं, उनकी ट्रेडिशनल अफेयर मतलब अटायर। फिर बोडो एरी सिल्क, ये एक सिल्क है जो सिल्क ऑफ सामिया रिसिनी नोन एज फैब्रिक ऑफ पीस। बोडो मुआग्रा, मतलब बोडो कल्चर का एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है। बोडो गामछा, जो बोडो मेन यूज़ करते हैं। बोडो थोरका, जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। बोडो से आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये सारे असम के। बोडो सिफुंग, बोडो ठोरका, बोडो एरी सिल्क, बोडो गमछा, बोडो मुआग्रा मतलब स्कार्फ, बोडो धोकना, बिहू ढोल, मिशिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, जापी, सारथेवारी मेटल क्राफ्ट, आसारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट और पानी मेत का क्राफ्ट। फिर हम देखते हैं कि मतलब बनारस का क्या मिला। बनारस ठंडाई मिला है। इट्स समवट लाइक अ मिल्क, नट्स, सीड्स और स्पाइसेस से बनता है। फिर बनारस ताबला को भी मिला है। बनारस सहनाई को मिला है। बनारस लाल भरवा मिर्च, इट्स अ टाइप ऑफ अचार। बनारस लाल पेठा कंडेंस्ड मिल्क से बनता है। त्रिपुरा का पचरा रिगनाई ट्रेडिशनल ड्रेस। मातावारी पेड़ा। फिर मेघालय का गारो टेक्सटाइल वीविंग।
लार्नाई पोटरी। फिर एक अल्कोहलिक बेवरेज जिसको चुबिची बोलते हैं। चुबिची इज अ ट्रेडिशनल अल्कोहलिक बेवरेज दैट हेल्स फ्रॉम मेघालय। फिर जीआई टैग होता क्या है, मतलब एक डिजिग्नेशन मिलता है अबाउट द प्रोडक्ट और रिकॉग्नाइज होते हैं कि ये प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन को बिलोंग करता है। पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को मिला था और इसको जोग्राफिकल डिजिग्नेशन भी बोलते हैं। और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है और इसमें हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये देखते हैं जीआई रजिस्ट्रेशन को, ओवरसीज द जीआई रजिस्ट्रेशन। फिर हम देखते हैं श्रीनगर कंसिडर्ड फॉर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। श्रीनगर को अभी प्रेस्टिजियस वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के हिसाब से टाइटल मिला है, किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। इसमें पश्मीना शॉल आता है जो लग्जरियस वुलन शॉल है, कारपेट्स आते हैं, पेपर मैशे आते हैं, इसमें वॉलनट वुड का कार्विंग्स आते हैं, इसमें हैंड नॉटेड कारपेट्स आते हैं, कनी शॉल्स आते हैं, ख़त्मबंद वुडन सीलिंग्स आते हैं इसमें सोजनी एम्ब्रॉयडरी, सूजनी जिसको वर्क करते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। क्रिविल एम्ब्रॉयडरी जो कि ऊल थ्रेड से बनता है कॉटन या सिल्क के ऊपर। ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी मतलब जो है 2014 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। ये कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये मतलब कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कराने में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इसने श्रीनगर को अभी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के हिसाब से जाना है। फिर हम आ जाते हैं एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में। एटॉमिक क्लॉक्स क्या होते हैं? ये सारे डिजिटल डिवाइसेस जो है उसमें मतलब कि उनका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ उसको सिंक्रोनाइज करेगा। ये इंडिया डिप्लॉय कर रहा है इसीलिए, ताकि यूनिफॉर्मिटी बना रहे, नेशनल सिक्योरिटी बना रहे। सो दिस एटॉमिक क्लॉक विल सिंक्रोनाइज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद ऑल डिजिटल डिवाइसेस। ये हाईली एक्यूरेट टाइम कीपिंग मशीन है और इसमें हम देखते हैं कि सीजियम या हाइड्रोजन होता है जो टाइम को प्रीसाइजली मेजर करता है। इन्वेंट हुआ था लुइस एजन के द्वारा 1955 में। इसका जो मेजर चीज़ है वो सीजियम या फिर हाइड्रोजन। इसमें मॉडर्न क्लॉक्स में क्वार्ट्ज क्रिस्टल ऑक्सीलेटर्स यूज़ होता है जो एक प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, जब वोल्टेज अप्लाई होता है, लेकिन वो स्लो हो जाते हैं हर घंटे एंड रिक्वायर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट। लेकिन एटॉमिक क्लॉक्स का ऐसा नहीं है, उनमें सीजियम एटम्स रहता है जो स्टीडी रेट में वाइब्रेट करता है और माइक्रोवेव सेंड करता है इन एटम को। और फिर मतलब क्या करता है कि मोर रेगुलरली, मतलब एक परफेक्टली बैलेंस करता है, नहीं कि स्लो होता है एटॉमिक क्लॉक्स। इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड NPL, वन नेशन वन टाइम, इसको इंश्योर कराने के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया गया था 1947 में, एक टाइम जोन फॉर द होल कंट्री। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, यूपी। तो ये हम देखेंगे स्वेल वेव्स। फिर उसके बाद स्वेल वेव्स क्या होते हैं? स्वेल वेव्स क्या हैं कि ये सर्दर्न एंड सेंट्रल केरला में एक्सपीरियंस हुए हैं स्वेल वेव्स, जिसको कलक कदल बोला जाता है। तो ये मतलब कि कॉमन नहीं है ये चीज़ जो है। ये वेव्स जो हैं वो बहुत लंबे डिस्टेंस से ट्रैवल करके आए हैं अपने ओरिजिन से, और एक डिस्टेंस स्टॉर्म या ऐसा है कोई वेदर सिस्टम क्रिएट हुआ है जहाँ से आए हैं। सपोज कहीं पे साइक्लोन चल रहा है, कहीं पे मतलब बहुत दूर दराज एरिया में चल रहा है, अब वो वेव्स आके मतलब कि जैसे कि और एक जगह पे पहुँचते हैं जो उस ओरिजिन से काफ़ी दूर है, उनको स्वेल वेव्स बोलते हैं या कलक कदल बोलते हैं। तो ये जो वेव्स होते हैं स्मूथ अपीयर करते हैं, 1000 ऑफ किलोमीटर्स जा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, एंड मतलब कि सिग्निफिकेंट फैक्टर है इन शेपिंग कोस्टल एरियाज एंड कैन कॉज इंडंडेशन एंड इरोजन जब वो शोर में पहुंचेंगे। तो एक स्वेल वेव्स हमने पढ़ा और एक रॉक वेव्स हमने पढ़ा था जो कि ट्वाइस अपने हाइट्स होते हैं। तो विंड वेव्स क्या होते हैं कि इमीडिएट लोकल विंड से जनरेट होते हैं। स्वेल वेव्स क्या होते हैं? सस्टेनिंग होते हैं, कोई मतलब कि बहुत दूर दराज एरिया से जनरेट होते हैं और ट्रैवल करते हैं। अब नेगेटिव लीप सेकेंड क्या है? मतलब इसमें इसको बोला जाता है एक प्रपोज्ड एडजस्टमेंट टू कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम वेयर 1 सेकेंड वुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम कीपिंग सिस्टम। एक मतलब कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम को हम ऐसा एडजस्ट करेंगे ताकि हम 1 सेकेंड सब्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम कीपिंग सिस्टम। मतलब कि
ग्लेशियर्स जो हैं, आइस शीट्स जो हैं, वो जल्दी जल्दी मतलब कि मेल्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इससे क्या हो रहा है कि अर्थ का रोटेशन जो है वो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो नेगेटिव लीप सेकेंड की बात आ रही है, ताकि क्लॉक यूनिवर्सल टाइम्स के साथ अलाइंड रहे। अब ये ऑपोजिट लीप सेकेंड को मतलब कि क्लॉक को एक हमें एडिशन करना पड़ेगा, 1 सेकेंड एडिशन करना पड़ेगा। नेगेटिव में मतलब क्या, 1 सेकेंड कम करना पड़ेगा, क्योंकि घूम रहा है जो हमारा पृथ्वी, वो अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज और द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब 125 ईयर्स ऑफ कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अप्रैल 1, 2024 में सेलिब्रेट कर रहा है अपना 125 एनिवर्सरी। इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एवरशेड इफेक्ट। एवरशेड इफेक्ट मतलब कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसका मतलब ये है कि जो फिनोमेनन ऑब्जर्व्ड इन सनस्पॉट्स वर गैस फ्लोज रेडिली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सनस्पॉट। सन के सेंटर से क्या होता है कि वो गैसेस सारे बाहर निकलते हैं, इसको एवरशेड इफेक्ट बोलते हैं, मतलब फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स आउटवर्ड। फिर हम देखते हैं 5200 ईयर्स ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट। 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट जो है वो पड़ता बिट में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें क्या है कि हरप्पा मतलब लोकल पोट्री ट्रेडिशन है, वहाँ पे सिरेमिक मिले, लोकली पोट्री ट्रेडिशन रहा है, आर्टिफैक्ट्स मिले, एनिमल बोन्स मिले, तो डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला है। फिर हमें शेलफिश मिले हैं, और फिर बीड्स एंड स्टोन्स मिले हैं। तो ये है बस सिंपल सा। अब IMD वार्न्स ऑफ मोर टर्नाडोज इन द बे ऑफ बंगाल। जैसे कि हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल विल हैज़ मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दैन द अरबियन सी। तो अभी बोला है कि IMD की बहुत ज़्यादा यहाँ पे टर्नाडोज आ सकते हैं। टर्नाडो की वजह से 5 लोग जलपाईगुड़ी में मारे गए हैं एंड ओवर 100 आर इंजर्ड। तो टर्नाडो होता क्या है, ये एक रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है जो थंडर स्टॉर्म से एक्सटेंड करता है टू द ग्राउंड। तो ये फनल शेप्ड क्लाउड की तरह दिखाई दे सकता है। इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, फनल शेप्ड होता है इसका जो विंड, मतलब बिल्कुल ऊपर से क्लाउड से लेकर वो ग्राउंड तक एक्सटेंड करता है, स्पाइरल फ्लो होता है इसका। तो टर्नाडो और साइक्लोन में डिफरेंस क्या है? टर्नाडो जो है इट इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है लो प्रेशर सेंटर से अराइज करता है। और इसका जो लोकेशन है टर्नाडो का, इट ऑकर्स ओवर लैंड। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इट ऑकर्स ओवर ओशन। इसका साइज स्मॉल होता है टर्नाडो का, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन का बहुत लार्ज होता है। सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं टर्नाडो में, लेकिन वार्म मोशन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में। ये टर्नाडो शॉर्ट लिव्ड होता है, लेकिन साइक्लोन बहुत दिन तक रहता है। टर्नाडो स्लो मूव करता है 10 to 20 mph, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत फास्टली मूव करता है 30 to 70 mph। विंड शेयर वर्टिकल शेयर होता है, ठीक है। और फिर मतलब कि सेम फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेचर ग्रेडियंट लार्ज होता है काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन में, नियर जीरो हॉराइजेंटल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये टर्नाडो का जो डैमेज है वो लोकलाइज हो सकता है, साइक्लोन का वाइड स्प्रेड हो सकता है। अब हम देखेंगे इक्ष्वाकु एरा। इक्ष्वाकु एरा क्या है कि अभी फनीगिरी तेलंगाना में कुछ लीड कॉइन्स मिले हैं एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट में। तो ये जो कॉइन्स हैं इनमें एलिफेंट के सिंबल्स हैं, ये उज्जैन का सिंबल है ऑन द रिवर्स, एंड ये बोला जा रहा है कि इक्ष्वाकु पीरियड को बिलोंग करता है। इक्ष्वाकु पीरियड मतलब 3rd to 4th सेंचुरी जो है, यहाँ पे इक्ष्वाकुस जो हैं वो रूल करते थे ईस्टर्न कृष्णा रिवर वैली को, मतलब वही आंध्र प्रदेश रीजन में। और ये आंध्र इक्ष्वाकुस और इक्ष्वाकुस ऑफ विजयपुरी जो थे वो शैवाइट्स थे, वो वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते थे, लेकिन बुद्धिज़्म को भी बढ़ावा देते थे। तब कल्चरल और रिलीजियस ग्रोथ हुआ, और पल्लव रूल के साथ इक्ष्वाकु रूल खत्म हो गया। इक्ष्वाकुस कब से 3rd से 4th सेंचुरी तक थे। इक्ष्वाकुस रूल करते थे ईस्टर्न कृष्णा रिवर वैली जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये लोग शैवाइट थे, लेकिन वैदिक रिचुअल्स फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को भी बढ़ावा देते थे। बुद्धिज़्म ब्राह्मणिज्म इन्हीं के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता था, और पल्लव के रूल के साथ इनका ख़त्म हो गया। तो फनीगिरी में मिला है हमको कुछ लीड कॉइन्स जो कि तेलंगाना में है।
अब हम देखते हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है। तो टोटल सोलर इक्लिप्स जो होता है कि रेयर इवेंट होता है जब मून पासेस डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन के बीच में मून आ जाता है, तो एक अर्थ का एरिया जो होता है वो डार्क हो जाता है क्योंकि सन का लाइट नहीं पहुंच पाता है। तो इसको बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। एक टोटल सोलर इक्लिप्स विल क्रॉस नॉर्थ अमेरिका पासिंग ओवर मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। सो दिस टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स इज अ रेयर इवेंट। अब आर्टिक पोलर वर्टेक्स, आर्टिक पोलर वर्टेक्स क्या होता है? तो आर्टिक पोलर वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? पहले ये एक लार्ज परसिस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ फ्रिजिड एयर लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड टिपिकली सेंटर्ड नियर द अर्थ का पोल। अर्थ के पोल में इसका सेंटर्ड होता है और एक मतलब सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है पोलर वर्टेक्स का मतलब। इसमें स्ट्रॉन्ग विंड करंट होते हैं एंड ये सर्कुलेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड करेंट्स वेस्ट से ईस्ट आते हैं और ये लोग मतलब कोल्ड एयर को ट्रैप करते हैं पोलर रीजन में विंटर मंथ्स में और सर्कुलेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट सर्कुलेशन। तो पोलर वर्टेक्स इज अ वेस्ट टू ईस्ट सर्कुलेशन ऑफ विंड which traps cold air within the polar region during winter months. Polar vortex काफ़ी crucial है in maintaining polar climate और influencing weather patterns in the polar region. और जब polar vortex में disruption होता है तो सडन स्ट्रेटोस्फियरिक वार्मिंग जैसा इवेंट होने लगता है। तो आर्टिक रीजन में ये पोलर वर्टेक्स हो रहा है तो इसको बोल रहे हैं हम आर्टिक पोलर वर्टेक्स, मतलब फ्रीजिंग कोल्ड एयर का स्पिनिंग सर्कुलेशन, और इसका डिसरप्शन होने से क्या होगा? स्ट्रेटोस्फियरिक वार्मिंग। अब सर्दर्न ओशन क्या है? सर्दर्न ओशन मतलब अपने क्लीनेस्ट एयर की वजह से जाना जाता है क्योंकि मिनिमल ह्यूमन एक्टिविटी है वहाँ पे। तो रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि क्लाउड्स एंड रेन प्ले अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन मेकिंग द एंड कीपिंग द एयर प्रिस्टिन क्लीन। तो क्लाउड्स कैसे क्या करते हैं? क्लाउड्स जो हैं सर्दर्न ओशन एरिया में वो हनीकॉम्ब शेप के होते हैं और वो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, जबकि ये क्लाउड्स जो हैं वो स्पोरेडिक होते हैं, इंटेंस रेन शावर्स लाते हैं और इरोजन पार्टिकल्स को इफेक्टिवली वॉश आउट करते हैं। सर्दर्न ओशन है क्या? ये अंटार्कटिका को सराउंड करता है एंड इज बाउंडेड बाय अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा है सर्दर्न ओशन और ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द ग्लोबल क्लाइमेट। माउंटेन रुआंग क्या है? माउंटेन रुआंग जो है ये मतलब कि इंडोनेशिया में है, यहाँ पे सुनामी अलर्ट आया है, ठीक है। तो माउंटेन रुआंग में वल्केनो इरप्ट मतलब कि हो चुका है, वहाँ पे सुनामी अलर्ट दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है माउंटेन रुआंग है कहाँ पे? वल्केनोज के लिए फेमस है एंड ये इंडोनेशिया में है। फिर आता है हमारा ट्राइब्स इन न्यूज़। तो एक शोम्पेन ट्राइब जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में रहते हैं, ये पहली बार वोट कर रहे हैं। ये मंगोलॉयड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, पीवीटीजी हैं, पीवीटीजी 75 है, सबसे मैक्सिमम है उड़ीसा में। और ये सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते हैं, वाइल्ड पिग्स, पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड, क्रोकोडाइल को हंट करके खाते हैं। फिर पहाड़िया ट्राइब जो झारखंड से हैं, झारखंड वेस्ट बंगाल में इनको देखा जाता है। ये सीड बैंक्स मेंटेन कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर करते हैं, डेटीज़ को वर्शिप करते हैं जो उनके क्लैन, विलेज या फिर हाउस होल्ड के लिए स्पेसिफिक है। इनका लैंग्वेज है माल पहाड़िया और ये सांताली, बंगाली, हिंदी बोल सकते हैं। तो इनके हम देखते हैं पहाड़िया ट्राइब, एक शोम्पेन ट्राइब। फिर रॉस आइस शेल्फ, ये भी एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। इसमें क्या है कि रॉस आइस शेल्फ होता क्या है? तो मतलब कि कुछ रिसर्चर्स को देखा गया कि रॉस आइस शेल्फ जो है वो सडन जंप कर रहा है ट्वाइस अ डे, मतलब कि हाँ कि इसमें क्या है कि रॉस आइस शेल्फ एक आइस का मतलब मास ऑफ आइस है जो मेल्ट हो रहा है ड्यू टू द अर्थक्वेक फॉल्ट, जो यहाँ पे ट्रेमर आ रहा है, मतलब कि इससे सी लेवल भी राइज कर रहा है। सडन जब मतलब कि आइस के रबिंग के वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा है, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे मूव करते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे अर्थक्वेक करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह मतलब दो सेक्शन ऑफ आइस जब एक दूसरे के साथ घिसते हैं तब क्या होता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो एक सडन जंप होता है उस टाइम पे, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करते हैं अर्थक्वेक होता है, एग्जैक्टली उसी तरह। तो इसको आइस क्वेक्स बोल सकते हैं हम। तो ये है रॉस आइस शेल्फ के बारे में। अब चिथिराई फेस्टिवल क्या है? एक एनुअल फेस्टिवल है, मदुराई अलगर टेम्पल में मतलब कि ऑब्जर्व किया जाता है।
और इसमें क्या होता है कि जो डिवोटीज हैं वो सेरिमोनियल एंट्री को विटनेस करते हैं इनटू द वैगाई रिवर। वैगाई रिवर इज इन तमिलनाडु। अलगढ़ टेम्पल मदुराई में चिथिराई फेस्टिवल होता है। तो इसमें क्या होता है कि लॉर्ड कलजगर एंड गॉडेस मीनाक्षी का मैरिज के बारे में ये है। अलगढ़ टेम्पल जो है उसका वर्णन हमको तमिल एपिक शिलापदिकम और अलवर के हेम्स में पता चलता है, जिसमें क्या होता है कि विष्णु के बारे में बताया गया है। वैगई रिवर क्या है, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है, वरुषानंद हिल से ओरिजिनेट करता है, अल्टीमेटली पार्क स्ट्रीट को ज्वाइन करता है कहाँ पे, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, और ये संगम लिटरेचर में है। अब हम देखते हैं कि अवर नोमैड्स ऑफ यूरोप। अवर नोमैड्स ऑफ यूरोप मतलब ये अवर जो है ये नोमैडिक पीपल है ईस्टर्न सेंट्रल एशिया से। ये 6 से 9 सेंचुरी तक एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हायर करते हैं, मतलब ये हायर हुए थे क्या कि बाइजेंटाइन एम्पायर के द्वारा मिलिट्री कैंपेन्स के लिए। अवर्स जो है वो नोमैडिक लोग हैं, ये हून के सक्सेसर माने जाते हैं। तो ये मतलब कि बाइजेंटाइन एम्पायर इनको मिलिट्री वर्क के लिए हायर किया था। ये मतलब कि स्ट्रिक्ट पेट्रीलिनियन डिसेंट सिस्टम है इनका। ये इंटरब्रीडिंग को अवॉइड करते हैं, लिमिटेड इंटर मैरिज होता है इनका नॉन अवर ग्रुप्स के साथ, ठीक है। और फिर ये रिनाउंड है अपने वे ऑफ लाइफ और वॉरफेयर के वजह से। तो डीएनए एनालिसिस इनका जो वैनिस्ड अवर नोमैड्स ऑफ यूरोप, उनका डीएनए एनालिसिस करके पता चला है उनके सोशल डायनामिक्स और फैमिली टाइप्स के बारे में। इनका पेट्रीलिनियन सोसाइटी है, ये सोशियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अवर नोमैड्स ऑफ यूरोप, इनका काम क्या है, इनके क्या सोशल प्रैक्टिसेस होते थे, जैसे लेवीरेट यूनियंस, मतलब कि कोई मर गया ब्रदर की, ये लेवीरेट यूनियंस क्या होता है कि ब्रदर अगर हैं और उनका वाइफ मतलब कि मर गई, तो उस केस में मतलब कि मैरिज का सिस्टम क्या होगा, वही होता है लेवीरेट यूनियन। मतलब कि एक मर्द को अपने ब्रदर के वाइफ को मैरिज करना होगा अगर ब्रदर मर गया तो ये अवर नोमैड्स में देखा जाता है। तो लेवीरेट यूनियन में हम अवर नोमैड्स ऑफ यूरोप को ऐड कर सकते हैं। अब ब्रू कम्युनिटी क्या है, ब्रू कम्युनिटी त्रिपुरा में वोट किए इस बार पहली बार, जस्ट लाइक द शोम्पेन ट्राइब ऑफ नॉर्दर्न द निकोबर। तो ये मतलब कि ब्रू कम्युनिटी जो है मिजोरम त्रिपुरा में पाए जाते हैं, आसाम में भी पाए जाते हैं, ये भी पीवीटीजे सेम एज द शोम्पेन ट्राइब, और इन लोगों ने इस बार वोट किया। अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग सोलर रेडिएशन अवेलेबिलिटी इन इंडिया। इंडिया में सोलर रेडिएशन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होता जा रहा है। क्यों ड्यू टू द इरोजन लोड एंड क्लाउडनिंग। तो मतलब कि जैसे हमारा प्लान है कि टू बिकम अ सोलर डिपेंडेंट कंट्री, वो उसमें दिक्कत आ सकता है। इंडिया का सोलर कैपेसिटी अब भी 81 गीगावाट है। इंडिया ने सोलर पार्क स्कीम्स, पीएलआई प्रोग्राम सब कुछ कर रखा है, लेकिन अगर एरोजल्स और मतलब कि हमारे क्लाउडनिंग वैसे ही रहा तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब हम GS2 में चलेंगे। GS2 में पहला जो टॉपिक है वो है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ADR जो है वो उसका डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे उसने बताया था कि 44% ऑफ MPs फेस क्रिमिनल चार्जेस। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44% ऑफ क्रिमिनल मतलब कि MPs फेस क्रिमिनल चार्जेस, 29% फेस सीरियस चार्जेस लाइक मर्डर, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एक्सेट्रा। और उनमें से मतलब कि हम देखते हैं कि 9 हम मर्डर केसेस अगेंस्ट देम, ठीक है। 5% ऑफ सिटिंग MPs आर बिलियनर्स। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश स्टैंड विथ 50% ऑफ MPs विथ क्रिमिनल चार्जेस। कौन कौन सी जगह, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल। तो इसमें हमें देखा गया है कि अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो बस 73% ग्रेजुएट है विथ हाई और हाईली क्वालिफाइड है, 15% वुमेन है। तो ADR एक नॉन पार्टीजन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए वर्क करता है। इसको मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM के कुछ प्रोफेसर्स ने फाइंड आउट किया था। अब हम देखते हैं फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट। तो फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट कहाँ पे हुआ था, ब्रुसेल्स में हुआ था। इसका मेन जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं कि ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में। ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो पेरिस एग्रीमेंट को मॉनिटर करता है, प्रोग्रेस देखता है, कितना कंट्रीज मान रहे, कितना प्रोग्रेस किए हैं। तो करेंटली मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है 25% ग्लोबल लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, 25% ओनली।
तो एटम्स फॉर नेट ज़ीरो इनिशिएटिव क्या है, ये समिट में मतलब कि ये समिट कोलैबोरेट किया IAEA के साथ एटम फॉर नेट ज़ीरो स्कीम के लिए, जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा ज़ीरो एमिशन के लिए। फिर स्टेटस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, 3% हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ करते हैं, 23 रिएक्टर्स अभी हमारे ऑपरेट होते हैं इंडिया में। और इंडिया का पहला जो मतलब कि यूनिट है वो था काकरपुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। अभी नए पावर प्लांट्स लगने वाले हैं इन गोरखपुर हरियाणा। इंडिया इज़ डेवलपिंग भावनी जो मतलब इंडिजिनियस थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट है भावनी। एंड एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट कहाँ है, कामिनी कल्पक्कम भावनी हरियाणा, काकरपुर जो पहला था। और फिर इंडिया में 23 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, 3% से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और हमने देखा कि एक नेट एटम्स फॉर नेट ज़ीरो वाली स्कीम पहला कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल्स में। अब नाइस प्रोग्राम क्या है, नाइस प्रोग्राम क्या है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्लाइमेट के लिए ये है, जो इसरो और अदर मिनिस्ट्रीज इसको रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। सेम ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला क्लाइमेट चेंज है, नाइसिस भी क्लाइमेट चेंज के लिए है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए, और इसको कौन करता है, इसरो करता है और कुछ मिनिस्ट्रीज। बिम्स्टेक चार्टर्स क्या है, बिम्स्टेक है हमारे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, फिर हमारा श्रीलंका, थाईलैंड, और इसमें और क्या है, नेपाल। तो ये सारे कंट्रीज़ मिलकर बिम्स्टेक इनका है। तो अभी नेपाल के लोअर हाउस पार्लियामेंट ने इंडोर्स किया बिम्स्टेक के चार्टर को। तो बिम्स्टेक क्या, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन के लिए है। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी सिंबल्स। पॉलिटिकल इलेक्शन मतलब कमीशन जो है वो एलोकेट करता है सिंबल किसको, पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स को, बेस्ड ऑन इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैव रिजर्व्ड सिंबल्स एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज को फ्री सिंबल्स अलॉट किया जाता है। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जो है वो तभी एक कॉमन सिंबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब उन्होंने 1% वोट एटलीस्ट सिक्योर किया है प्रीवियस इलेक्शन में। और रिसेंटली क्या हुआ है कि एक कॉमन सिंबल को मतलब के लिए मना किया गया है, विद्युत तलाई चिरुताईगल कच्ची एक पार्टी है कोई, उसके लिए। एंड द अलॉटमेंट ऑफ अ न्यू सिंबल टू नाम तमिलियर कच्ची हैव रेज्ड क्वेश्चंस। एक को डिनाई कर दिए, एक को नया सिंबल दे दिए, तो इसके लिए अभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुए। तो मेन ये है कि 1% वोट हो तभी कॉमन सिंबल मिल सकता है, और रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को फ्री सिंबल्स मिलता है, जबकि रिजर्व सिंबल्स होता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के लिए। अब ड्राफ्ट मॉडल रूल्स फॉर चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, होम मिनिस्ट्री ड्राफ्ट करता है मॉडल रूल्स फॉर चाइल्ड बर्थ। तो अभी हम देखते हैं कि उसमें पेरेंट्स हैव टू रिकॉर्ड द रिलीजन सेपरेटली व्हेन रजिस्टरिंग बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। जैसे कि ये मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 75 ईयर्स ऑफ नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी रीजन एक मिलिट्री अलायंस है जो कि 32 कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप ये फ्रीडम एंड सिक्योरिटी देते हैं अपने मेंबर्स को अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था ब्रुसेल्स में, इसके मेंबर्स है 32। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं कुछ बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, ये सब। तो मतलब नॉर्थ अमेरिका और यहाँ के लोग, यूरोप के कंट्रीज़। आर्टिकल 5 ऑफ नेटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर एक मेंबर के ऊपर अटैक हुआ उसका मतलब है सारे मेंबर्स के ऊपर अटैक। इट हैज़ बीन इन्वोक्ड ओनली वंस आफ्टर द 9/11 टेररिस्ट अटैक्स इन द USA। और कौन से अलायंसेस है, यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल, मेडिटेरियन डायलॉग, इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव। तो नेटो को 75 ईयर्स हो गए, ये स्टार्ट हुआ था 1949 में। स्वीडन अभी नेटो ज्वाइन किया है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम हंगरी। अब सुविधा पोर्टल क्या है, सुविधा पोर्टल क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्टार्ट किया है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल से होता है ये। इसमें इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स क्या है उसके लिए बारे में डेटा है, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। तो ओवर 73,000 एप्लीकेंट्स हैव बीन रिसीव्ड ऑन सुविधा पोर्टल विथ मोर देन 44,600 रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। तो इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड और एक ट्रांसपेरेंसी होता है, सारे कैंडिडेट के बारे में होता है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना मतलब कि उसको स्क्रूटिनाइज किया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या होता है? ये एक विजन है फॉर रीजनल सिक्योरिटी इन दिसंबर 2023 एमिंग टू एस्टैब्लिश अ कम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर रीजनल सिक्योरिटी। गल्फ काउंसिल कोऑपरेशन काउंसिल क्या है? मतलब कि ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए है, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीमिज्म, टूरिज्म से बचाने के लिए। ये बना था कब? 1981 में। इसमें कंट्रीज़ है बहरीन, कुवैत, ओमान, सारे गल्फ कंट्रीज़, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड इसमें मतलब कि गल्फ यूनियन इनिशियली प्रपोज्ड एज गल्फ यूनियन फॉर अ डीपर कोऑर्डिनेशन। इसका मिलिट्री आर्म पेनिनसुला सील्ड फोर्स है। पेनिनसुला सील्ड फोर्स इसका मिलिट्री आर्म है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कुछ गल्फ कंट्रीज़ है, इसमें 1981 में फॉर्म हुआ था। फिर पैलेस्टाइन मेंबरशिप एप्लीकेशन रेफर टू यूएन कमेटी। यूएन कमेटी को पैलेस्टाइन मेंबरशिप एप्लीकेशन भेजा गया है, तो उसको वो रिव्यू करेगा। कैसे हम यूएन मेंबर बनते हैं? अगर एक स्टेट सबमिट करता है एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी जनरल को, सारे चार्टर के कमिटमेंट्स को एक्सेप्ट करने के बाद उसको यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिव्यू करता है। अप्रूवल का मतलब चाहिए उसको 9 से 15 मेंबर तक, एंड नो विटोज फ्रॉम द 5 परमानेंट मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर चाहिए, उनसे कोई विटो नहीं आना चाहिए। 9 से 15 मेंबर उसके लिए अग्री करना चाहिए। उसके बाद अगर अप्रूव हुआ तो फिर वो उनका के पास जाएगा। फिर उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेंबरशिप इफेक्टिव हो जाता है एक रिजोल्यूशन के बाद। तो पहले सेक्रेटरी जनरल के पास आएगा रिक्वेस्ट, उसके बाद वो नो विटो फ्रॉम 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 9 to 15 मतलब कि मेंबर्स अप्रूव करना चाहिए यूएनएससी में। यूएनएससी के बाद वो क्या होगा कि उनका के पास आएगा, वहाँ पे भी 2/3 मेजोरिटी में आ गया, तो फिर रिजोल्यूशन के बाद उसका मेंबरशिप कन्फर्म्ड है। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल्स फॉर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये एक प्रिंसिपल है, एक लीगल प्रिंसिपल है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट वाइल रिफ्यूजिंग टू कंडोन ए 5659 डे डिले इन अपील आउटलाइंड 8 प्रिंसिपल्स डिसाइडिंग एन एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है? तो पीएमओ ऑफिसर ने डायरेक्ट किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए एंड उसमें प्रपोज करने के लिए एनहांसमेंट। तो जो पीस क्लॉज है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक एग्रीमेंट है दैट टेम्पररी शील्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम लीगल चैलेंजेस से डेवलपिंग कंट्रीज को शील्ड कर देता है ये। कैंडिडेट्स राइट टू प्रिवेसी फ्रॉम वोटर्स। तो सुप्रीम कोर्ट रूल क्या है कि कैंडिडेट्स हैव राइट टू प्राइवेसी फ्रॉम वोटर्स एंड सारी चीज़ वो अपने पर्सनल लाइफ और पोजीशन के बारे में डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मतलब कि आरपीए 1951 के थ्रू सेक्शन 33 में ये है कि जो नॉमिनेट हो गए जो कैंडिडेट्स, इसमें क्या होगा कि उनका मतलब उनके बारे में वैलिड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये आरपीए सेक्शन 33 के हिसाब से। सेक्शन 36 के हिसाब से क्या है कि नॉमिनेशंस बाय रिटर्निंग ऑफिसर्स, इट अलाउज फॉर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन बाय रिटर्निंग ऑफिसर हु कैन रिजेक्ट नॉमिनेशन फॉर डिफेक्ट इन अ सब्सटैंशियल कैरेक्टर। कि वोटर्स के राइट अब टू नो एब्सोल्यूट नहीं है, ये अपना कुछ चीज़ें रख सकते हैं। सेक्शन 33 एंड 36 बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? तो क्यूरेटिव पिटीशन जो है एक जुडिशियल इनोवेशन है, जो मतलब कि बना हुआ था ताकि कोई ग्रेव अगर मिस्टेक हुआ है इन केस ऑफ गिविंग जस्टिस उसको करेक्ट करने के लिए। जैसे रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस 2002। मतलब ये क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन इन कमर्शियल केस रेजेस क्वेश्चन अबाउट द फाइनलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम जुडिशियल इंटरफेरेंस। तो बोला जाता है कि क्यूरेटिव पिटीशन इज एंटाइटल इफ पिटिशनर एस्टैब्लिशेस वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब हम देखेंगे आरपीए 1951, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन जो है वो मतलब एनोनिमस पॉलिटिकल होर्डिंग को मतलब कि हटाया, उसके अगेंस्ट गया है, और नाम मतलब पब्लिशर के नाम को डिस्क्लोज करने के लिए पूछा गया है। तो जो ये मूव क्यों है? ताकि एक फेयर इलेक्शन हो सके, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट ना हो। सेक्शन 127 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट
1951। तो अभी हम कैंडिडेट्स राइट टू प्रिवेसी में हमने क्या देखा था, सेक्शन 33 एंड सेक्शन 36। फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स क्या है? एडवर्टाइजमेंट जैसे बाबा रामदेव के पतंजलि वाले, वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट थे, जो कुछ क्लेम करते हैं लेकिन उसमें वैसा इफेक्ट नहीं, जैसे बाल लंबे करना, जैसे क्योर करना कोई डिजीजेस को, वैसा नहीं होता है। तो ये वायलेशन है ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। अभी रिपोर्ट्स इन न्यूज़, कौन कौन से रिपोर्ट है न्यूज़ में? तो IMF एक ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है, वो न्यूज़ में है। उससे ये हुआ है कि साइबर अटैक्स डबल हुए, नियरली डबल सिंस द पैंडमिक। इंडिया 10th है साइबर क्राइम में। फिर एक प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे अर्थ एक्शन रिलीज करता है। इसमें इंडिया को लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पोल्यूटर बोला गया है विद अ हाई मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स। तो ये सितंबर 5 को ग्लोबली और अप्रैल 23 को इंडिया में पालन किया जाता है प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट WHO निकालता है। फिर फिनांसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूएन देसा निकालता है। तो हम रिपोर्ट देखें पहले, IMF का ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें साइबर क्राइम में इंडिया 10th है। फिर हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे, जिसमें हाईली मिसमैनेज्ड वेस्ट है इंडिया में, लो वेस्ट प्रोड्यूसिंग पोल्यूटर है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट बाय WHO एंड फिनांसिंग फॉर सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर 2024, वो यूएन देसा निकालता है। ये इसका रिकमेंडेशन क्या है? टू एनहांस टैक्स कैपेसिटी टू बूस्ट टैक्स रेवेन्यू फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी फिर आता है। इसमें क्या है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के द्वारा ये हुआ है, ताकि मतलब टैक्स अवॉइडेंस को कर्ब करने के लिए इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट, हाँ बस इतना ही है। डबल टैक्सेशन क्या होता है कि सेम इनकम को दो जगह पे टैक्स किया जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए कंट्रीज साइन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट टू इनकरेज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB क्या है? FSIB जो है वो एक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सिलेक्ट करता है डायरेक्टर फॉर स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो संजय शुक्ला अभी नेशनल हाउसिंग बैंक के डायरेक्टर है। होम्योपैथी सिंपोजियम, होम्योपैथी सिंपोजियम क्या है? ये इट इज़ अ कॉल फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर एनहांस द एफिकेसी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ होम्योपैथिक वर्ल्ड वाइड। होम्योपैथी सिंपोजियम, ताकि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो सके, उसी के बारे में। तो होम्योपैथी को निकाला किसने था? सैमुअल हैनमैन इन 18th सेंचुरी on the principle of using highly diluted substance to stimulate the body's natural healing process. अब आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर PMLA। PMLA क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस PMLA हैज कन्फर्म द अटैचमेंट ऑफ असेट्स बिलोंगिंग टू कांग्रेस पार्टी प्रमोटेड नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। मतलब PMLA क्या होता है? ये मनी लॉन्डर करते हैं फॉर टेररिज्म एक्टिविटी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब कि हेराल्ड न्यूज़पेपर जो है, नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, उसका कोई हाथ है करके बोला जाता है। तो ये मतलब कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंडर है। और जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म करता है अटैचमेंट ऑफ सर्टन थिंग, तो एक्यूज्ड कैन टेक फॉलोइंग पैटर्न्स। अगर किसी मतलब जैसे नेशनल हेराल्ड यहाँ पे एक्यूज है, तो उसको क्या क्या करेगा? वो अपील कर सकता है PMLA के अपीलेट ट्रिब्यूनल में विद इन 45 डेज। अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर कंफर्म किया ऑर्डर को, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या होगा? ओनर कैन नॉट एक्सेस द प्रॉपर्टी जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता। फिनाल का मतलब फाइनल कंफर्मेशन क्या होगा? वंस कन्फर्म फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ईडी पोजीशन ले लेगा आफ्टर द ओनर वैकेट्स। कन्विक्शन आउटकम, अगर कन्विक्ट हुआ है तो ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर कन्फिस्केशन एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अपील कर सकता है इन द अपील ट्रिब्यूनल, इन द हाई कोर्ट। स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी जो रहेगा वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। फाइनल कंफर्मेशन होने के बाद ईडी पोजीशन ले लेगा और कन्फिस्केट कर सकता है, या फिर मतलब कि ट्रांसफ़र करता है ओनरशिप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। PMLA 2002 में वियना कन्वेंशन के थ्रू आया था। अब PMLA जो है वो अथॉरिटी को एनेबल करता है टू कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी, टू अपॉइंट
adjudicating authority and appellate tribunal, and टू एजुकेट द अथॉरिटी एंड अपलेट ट्रिब्यूनल, ताकि वो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ डील कर सके। इसके अपलेट ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होता है, 2 और मेंबर्स होते हैं, और ये लोग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऐसा होना चाहिए इनका क्वालिफिकेशन। अब हम देखेंगे होम वोटिंग के बारे में। होम वोटिंग क्या होता है? होम वोटिंग मतलब इलेक्शन कमीशन एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का PWD लोगों के लिए होम वोटिंग। तो मतलब इलेक्शन कमीशन ने और भी चीज़ें किया है। फॉर्म एम रिक्वायरमेंट को अबलिश किया है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स। फिर सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को जारी किया है। प्लस मल्टी कंस्टिट्यूंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को एबल किया है, मतलब कि वोटर्स माइग्रेंट वोटर्स करंट प्लेस से वोट कर सकते हैं। फिर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट किया है, और प्रॉक्सी वोटिंग फैसिलिटेट्स प्रॉक्सी वोटिंग, मतलब कि सर्विस वोटर्स अगर हैं तो उनके लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए वोट करेगा। अब प्रेरणा प्रोग्राम क्या है? प्रेरणा प्रोग्राम क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स जो है यूनियन टेरिटरी से, स्टेट से, ये लोग 9 वैल्यू बेस्ड थीम के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब कि स्टूडेंट अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ऑफ प्रेरणा प्रोग्राम को शेयर करेंगे, और मतलब कि इसमें क्या होगा कि मेंटरशिप, अलुमनाई एंगेजमेंट, ये सब होता रहेगा। वही मतलब अबाउट इट्स एन अलुमनाई मीट इन शॉर्ट, प्रेरणा प्रोग्राम, प्रेरणा फ्रॉम दोज हु हैव डन इन लाइफ अ लॉट इन लाइफ। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में तो हमको पता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है NHRC। इसमें 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और ये लोग क्या काम करते हैं वो भी पता है। इनका टेन्योर 3 years होता है। अब हम देखते हैं टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर। टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है वो हाईलाइट किया इंडिया को एक टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने हाईलाइट किया है। इसमें डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ेगा। $330 बिलियन का मतलब कि एलोकेशन ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहा है टू इट्स इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसमें डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगा दोनों का। डिफेंस स्पेंडिंग को भी बढ़ाने का इरादा है टू 2.4% ऑफ GDP बाय 2033-34। फिर हम देखते हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू, नोटो जिसको बोलते हैं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये मतलब कि सारे जो ऑर्गन डोनेशन के केसेस इसके पास आती हैं, यही कर्व करता है कमर्शियल डीलिंग ऑफ ऑर्गन एंड ब्लैक ट्रैफिकिंग। फिर हम देखते हैं चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव जो है, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया है चाइल्ड केयर लीव टू मदर्स ऑफ चिल्ड्रन विथ, मतलब डिक्लेयर किया है कि अगर कोई मतलब डिसेबल है और उनके बच्चे हैं, उनको वो चाइल्ड केयर मांग रहे हैं, तो इससे मतलब कि जेंडर इक्वलिटी तो अफेक्ट हो ही रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मतलब कि अफेक्ट हो रहा है स्टेट का। आर्टिकल 15 के द्वारा वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। उनको चाइल्ड केयर मना करना विल बी अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल 43 जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स के अकॉर्डिंग 2 साल का चाइल्ड केयर लीव मिलता है फीमेल एम्प्लॉयज़ को विद चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर ओल्ड टू लुक आफ्टर देयर किड्स। और अगर मतलब कि सॉरी, ये था कि डिसेबल अगर कोई चाइल्ड है, और अगर डिसेबल है तो कोई एज लिमिट नहीं है, चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। एशियन फ्यूचर फोरम। एशियन फ्यूचर फोरम क्या है? ये मतलब वियतनाम के द्वारा प्रपोज किया गया था 43rd एशियन समिट इन 2023। ये कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा एशियन मेंबर्स के लिए, जहाँ पे वो न्यू आइडियाज शेयर कर सकें। अब हम देखेंगे मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, आर्टिकल 39। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है अबाउट दिस मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी विच इज आर्टिकल 39B। इसमें मतलब कि स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी ने सुप्रीम मतलब कि बोला है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज इसके कैटेगरी में नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 244। आर्टिकल 244A, दीपू कॉन्स्टिट्यूंसी जो आसाम के हैं, उन्होंने आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड किया है। तो आर्टिकल 244 से क्या होता है? ऑटोनोमस स्टेट विद इन आसाम कैन बी क्रिएटेड स्पेसिफिकली इन ट्राइबल एरियाज लाइक कार्बी एंगलोंग। इसमें क्या होगा कि 22nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑफ 1969, उसके थ्रू एक ऑटोनोमस रीजन क्रिएट हो सकता है ट्राइबल रीजन के थ्रू।
फिर नॉमिनेशन इन इलेक्शन। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट वोन अनकंटेस्टेड ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर, और इसमें बोला था डिस्क्रिप्शन हुआ है। नॉमिनेशन ये सब के लिए आरपीए एक्ट ऑफ 1951 रिस्पॉन्सिबल है, और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकता है अगर सिग्नेचर जेन्युइन नहीं हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36। तो सेक्शन 33 क्या बोलता है कि 25 और 25 से ज़्यादा उम्र वाले लोग कोई भी कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रपोजर्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उसके कैंडिडेंसी को सेम एरिया से। कैंडिडेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी require one proposer while independent or smaller parties need 10. Up to 4 set of nomination papers with different proposers group can be submitted to ensure acceptance. फिर हम देखते हैं कि यूएनसीटीएडी के बारे में। यूएनसीटीएडी जो है उसको यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के हिसाब से अभी रीब्रांड किया गया है। अब इसका काम क्या है? यूएनसीटीएडी मतलब कि ट्रेड के लिए मेजरली है। इसको उनगा ने इस्टेब्लिश किया था 1964 में। अब हम देखते हैं क्या स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं कि मतलब पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टार कैंपेनर्स के नाम लिस्ट करते हैं। ये आरपीए 1951 के थ्रू है। तो इसमें क्या होता है कि ये लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंपेनिंग करते हैं। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 40 स्टार कैंपेनर्स अपॉइंट कर सकता है, वाइल रजिस्टर्ड नॉन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी 20 कर सकता है, 40:20। तो इससे क्या होता है कि कैंपेनर्स अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है कैंपेनिंग के लिए वो मतलब कि इनकर कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर लिमिट्स। लिमिट में रह के ट्रैवल एक्सपेंसेस को इनकर कर सकते हैं। थैंक यू।